आगे है जी वेक्टर फील्ड। A vector field y on a curve is a function that assigns to each number t in I a tangent vector yt to r cube at the point alpha t। अब वेक्टर फील्ड क्या है? ये भी एक कर्व है, किसी कर्व पे एक फंक्शन है जो असाइन कर रहा है, जो ईच नंबर टी इन आई अ टेंजेंट वेक्टर वाई टी टू आर क्यूब एट द पॉइंट अल्फा टी। यानी वो जो कर्व हमने बनाई है अल्फा स्पेस में, उसके हर पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर बनाते जाएं। हर पॉइंट पे जैसे आप देखें यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कर्व अल्फा, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर बना लिया, ये इस पॉइंट पे इस तरह ये टेंजेंट वेक्टर बना लिया, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट वेक्टर बना लिया। अब हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये जो हमारे पास है। क्योंकि बेसिकली आप देखें जब हम टेंजेंट वेक्टर, हम पहले सेक्शन में पढ़ा होगा टेंजेंट वेक्टर वी पी एट द पॉइंट पी हम कैसे लिखते हैं? P प्लस वी, यानी P से हम स्टार्ट करते हैं और V जो उसका वेक्टर पॉइंट है, जो V पॉइंट है वहां तक वो वेक्टर ले लेते हैं, तो वो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर बन जाता है। इसी तरह ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे एंड हो गया, ये एक इसका पॉइंट आ गया स्पेस में। इसी तरह ये कर्व पे पॉइंट लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम वीपी कैलकुलेट कर रहे थे। सिर्फ ये है कि वीपी में हम क्या करते थे कि वीपी में पी कोई भी पॉइंट स्पेस में ले लेते थे और पी पॉइंट से एक वेक्टर ड्रा कर लेते थे वी पॉइंट तक, उसको हम कहते थे टेंजेंट वेक्टर वी एट द पॉइंट पी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वो जो पी पॉइंट हम आर्बिट्रेरी ले रहे थे, अब वही सारे पॉइंट्स हम ये कर्व के पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, यानी कर्व का पॉइंट लेके फिर उससे एक वेक्टर ड्रा कर रहे हैं, एक टेंजेंट वेक्टर। फिर कर्व का दूसरा पॉइंट लेके उससे एक टेंजेंट वेक्टर, एक और टेंजेंट वेक्टर ड्रा कर रहे हैं। फिर एक तीसरा पॉइंट लेके टेंजेंट वेक्टर ड्रा कर रहे हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स है, ये सारी जो टेंजेंट वेक्टर बने हैं, इसको हम कह रहे हैं वाई ऑफ टी, ये टेंजेंट वेक्टर फील्ड। क्योंकि अब टी की वैल्यू जो जो चेंज करते जाएंगे ये डिफरेंट वेक्टर्स आपको मिलते जाएंगे। सपोज ये टी नॉट पॉइंट है, ये टी वन है, ये टी टू है, टी थ्री है, तो इस तरह टी की जितनी भी वैल्यूज चेंज करते जाएंगे आपके पास डिफरेंट टेंजेंट वेक्टर्स मिलते जाएंगे। We have already met such vector field for any curve alpha, its velocity alpha prime evidently satisfies this definition। यानी किसी कर्व अल्फा के लिए जो उसकी वेलोसिटी है वो भी तो टेंजेंट वेक्टर ही है ना, तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर अगर इस तरह वेलोसिटी वेक्टर बनाते जाए तो वो जो कलेक्शन ऑफ वेलोसिटीज वेक्टर है वो भी एक वेक्टर फील्ड है। नोट दैट अनलाइक अल्फा प्राइम आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड ऑन अल्फा नीड नॉट टू बी टेंजेंट टू अल्फा। यानी जिस तरह अल्फा प्राइम है जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी पॉइंट पे, इस तरह जरूरी नहीं कि जो हर टेंजेंट वेक्टर हो वो हर पॉइंट पे लेते जाएं तो वो उसका वेलोसिटी वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। सपोज आप देखें, आप वेलोसिटी वेक्टर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, फिर इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, इसी तरह इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, इसी तरह इस पॉइंट पे फिर ऐसे टेंजेंट वेक्टर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट पे फिर इसी तरह ये टेंजेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। तो ये सारे जो वेलोसिटी टेंजेंट वेक्टर्स हैं वो वेक्टर फील्ड है। लेकिन ये जो आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड है जो हमने किसी भी डायरेक्शन में जो ली हुई है, ये वो वेलोसिटी वेक्टर फील्ड नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर फील्ड भी टेंजेंट वेक्टर फील्ड होती है, लेकिन हर टेंजेंट वेक्टर फील्ड वेलोसिटी वेक्टर फील्ड नहीं होती। The properties of vector fields on curves are analogous to those of vector fields on R cube। किसी कर्व पे जो प्रॉपर्टीज हैं किसी वेक्टर फील्ड की, वो एनालॉग हैं किसके? जो हमारे पास वेक्टर फील्ड हम आर क्यूब में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, if y is a vector field on alpha, then for each t in I we can write
किसी भी टी के लिए अल्फा पे अगर कोई है वेक्टर फील्ड तो किसी भी उसके लिए हम ये टेंजेंट वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू y1 ऑफ t y2 ऑफ t y3 ऑफ t एट द पॉइंट अल्फा t। बिल्कुल उसी तरह इस तरह जिस तरह हम उधर ले रहे होते हैं कि अगर कैपिटल V वेक्टर फील्ड हो, टेंजेंट वेक्टर फील्ड हो, तो V ऑफ P V ऑफ P क्या होगा, उस वेक्टर फील्ड का वो टेंजेंट वेक्टर जो हम पॉइंट P पे बना रहे हैं। तो इसी तरह y अगर वेक्टर फील्ड है तो ये किसी कर्व पे, तो उस कर्व के जो अल्फा t पॉइंट है उस पे जो टेंजेंट वेक्टर है वो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड उसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन y ऑफ i t u I अल्फा t। We have thus defined real valued functions y1, y2, y3 on I called the Euclidean coordinate functions of y। तो इस तरह हमने y1, y2, y3 को किस तरह डिफाइन कर दिया है रियल वैल्यूड फंक्शन को यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस की फॉर्म में। The operations of addition, scalar multiplication, dot product and cross product of vector fields are all defined in the unital pointwise fashion। इसके जो हमारे पास वेक्टर फील्ड का एडिशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है वो इसी तरह जिस तरह यूजुअली हम पॉइंट वाइज यानी पॉइंट टू पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह हम इधर भी कैलकुलेट करते जाएंगे। सपोज हमारे पास y ऑफ t ये वेक्टर फील्ड्स है, वेक्टर फील्ड है टी स्क्वेयर यू वन माइनस टी यू थ्री, और z ऑफ t इसके इक्वल है वन माइनस टी स्क्वेयर यू टू प्लस टी यू थ्री। और f कोई फंक्शन है, f ऑफ t इज रियल वैल्यूड फंक्शन है t प्लस वन ओवर टी। तो हम वेक्टर फील्ड जब इन दोनों को ऐड कैसे कर सकते हैं y ऑफ t प्लस z ऑफ t को, जो इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये इनका सम आ जाएगा। यानी u1 इधर u1 नहीं है तो इस तरह लिख दिया टी स्क्वेयर u1, अब इधर u3 है और इधर भी u3 है तो ये आ गया सॉरी y प्लस जेड जब करेंगे ये प्लस माइनस टू यू थ्री प्लस टी यू थ्री ये कैंसिल हो गया और ये आ गया वन माइनस टी स्क्वेयर यू टू। इसी तरह जब फंक्शन f से मल्टीप्लाई करेंगे y ऑफ t को किस तरह कि t प्लस वन ओवर टी को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा t इंटू टी प्लस वन। इसी तरह t प्लस वन ओवर टी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस टी प्लस वन इंटू यू थ्री आ जाएगा। और जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ले रहे होते हैं तो उधर हम लिख रहे होते हैं आई जे के, इधर हम लिख देंगे u1 u2 u3 और ये वेक्टर हमने ये y वेक्टर ले लिया टी स्क्वेयर, फिर आगे u2 यहाँ पे नहीं है तो ये ज़ीरो लिख दिया और u3 माइनस टी और ज़ीरो वन माइनस टी स्क्वेयर और t। जब इन दोनों का डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी इसी तरह हम यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब y डॉट z किसके इक्वल आ जाएगा, u1 इधर u1 नहीं है तो ये u1 कंपोनेंट ज़ीरो हो गया, इस तरह u2 और इधर u2 नहीं है तो u2 कंपोनेंट ज़ीरो हो गया। और जब माइनस टी यू थ्री डॉट टी यू थ्री करेंगे तो वो माइनस टी स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगा। To differentiate a vector field on alpha, one simply differentiate its Euclidean coordinate functions। यानी किसी वेक्टर फील्ड को हम अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि सिंपल उसके जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं उनको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो डिफरेंशिएशन आ जाएगी पूरी वेक्टर फील्ड की। एक्सप्लिसिटली इफ y इज इक्वल टू समेशन y i u i तो y प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा dy i बाई डी टी यू आई। दस फॉर y एज अबव वी गेट y प्राइम, यानी जो हमने पहले y कैलकुलेट किया हुआ है ये इसको हम y प्राइम कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा टू टी यू वन माइनस यू थ्री, यही लिखा हुआ है। इसी तरह जब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल प्राइम टू यू वन के इक्वल आ जाएगा और जब इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो y ट्रिपल प्राइम जीरो के इक्वल आ जाएगा। In particular, the derivative alpha double prime of the velocity alpha prime of alpha is called the acceleration of alpha।
यानी हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव होता है किसी वेलोसिटी वेक्टर का, या वेलोसिटी जो वेक्टर टेंजेंट वेक्टर फील्ड बन रही है उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर आता है। If alpha is equal to alpha 1 alpha 2 then the acceleration is the vector field। तो इसका जो डबल डेरिवेटिव आएगा अल्फा प्राइम फिर अल्फा डबल प्राइम वो इसके इक्वल आ जाएगा डी अल्फा डी स्क्वेयर अल्फा 1 बाई डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर अल्फा 2 बाई डी टी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर अल्फा 3 बाई डी टी स्क्वेयर। By contrast with velocity acceleration is generally not tangent to the curve। तो ये जो हमारे पास वेक्टर फील्ड बनेगी टेंजेंट वेक्टर फील्ड एक्सेलरेशन की, ये ज़रूरी नहीं जनरली ये जो है वो कर्व पे टेंजेंट नहीं होती है। In the case of vector fields on a curve it is easy to prove the linearity property। यानी वेक्टर फील्ड के डिफरेंशिएशन के लिए लिनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव की जा सकती है। ज़रा कि ए वाई प्लस बी जेड होल प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, ए वाई प्राइम प्लस बी जेड प्राइम। इसी तरह एफ वाई प्राइम जो चेन रूल लेबनीज प्रॉपर्टी हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा डी एफ बाई डी टी इंटू वाई प्लस एफ इंटू वाई प्राइम। इसी तरह वाई डॉट जी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा वाई प्राइम डॉट जी प्लस वाई डॉट जी प्राइम। इफ वाई डॉट जी इज अ कांस्टेंट देन द लास्ट फार्मूला शोज दैट अगर वाई डॉट जी कांस्टेंट हो यानी इसका जो प्रोडक्ट है कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव जो होगा इधर जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई प्राइम डॉट जी प्लस वाई डॉट जी is equal to 0। This observation will be used frequently in later work। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये जो हमने कैलकुलेट किया है यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा, ये आगे हम यूज़ करेंगे। इन पार्टिकुलर इफ y हैज़ कांस्टेंट लेंथ y प्राइम का नॉर्म, यानी अगर y इसी में y अगर जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है उसका नॉर्म कांस्टेंट हो तो y और y प्राइम ऑर्थोगोनल होंगे। कैसे ऑर्थोगोनल होंगे, अब देखें z की जगह पे यहाँ पे y पुट कर दें तो y डॉट y किसके इक्वल आ जाएगा y नॉर्म का स्क्वायर। तो y नॉर्म जब कांस्टेंट है तो y नॉर्म का स्क्वायर उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा y प्राइम डॉट y प्लस y डॉट y प्राइम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा टू इंटू वाई डॉट वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो और टू इससे क्या आ जाएगा y डॉट वाई प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि y प्राइम जो है वो ऑर्थोगोनल होगा y पे। Recall that the tangent vectors are parallel if they have the same vector parts। हम पहले पढ़ चुके हैं जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं वो पैरेलल कब होंगे, अगर उनके वेक्टर पार्ट एक जैसे हों तो फिर हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये पैरेलल है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम यही कह रहे होते हैं ना, जिस तरह लोअर क्लासेस में कि डायरेक्शन अगर एक जैसी हो तो हम कहते हैं वेक्टर पैरेलल है, तो इधर डायरेक्शन की बजाय हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं कि उनके जो वेक्टर पार्ट हैं अगर एक जैसे हों तो हम कहते हैं कि वो parallel है। We say that a vector field y on a curve is parallel provided all its values are parallel। यानी उसके अगर टेंजेंट वेक्टर पैरेलल हो तो हम कहते हैं वेक्टर फील्ड पैरेलल है। इन दिस केस इफ द कॉमन वेक्टर पार्ट इज c1 c2 c3, अगर किसी वेक्टर का जो कॉमन वेक्टर पार्ट है c1 c2 c3 हो तो हम पूरी उस वेक्टर फील्ड को यानी जो पैरेलल वेक्टर फील्ड है हम इसको इस तरह c1 c2 c3 एट द पॉइंट अल्फा t इस तरह हम लिख सकते हैं। ये कॉमन वेक्टर पार्ट है तो यहाँ पे हम पॉइंट चेंज करते जाएंगे तो उसके डिफरेंट टेंजेंट वेक्टर मिलते जाएंगे। सिर्फ क्या होगा कि उसके जो पॉइंट्स ऑफ ऑरिजिन है वो चेंज होते जाएंगे, बाकी उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, उसका जो वेक्टर पार्ट है वो वही रहेगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सी आई यू आई के इक्वल। दस पैरेललिज्म फॉर अ वेक्टर फील्ड is equivalent to the constancy of the Euclidean coordinate functions। अब ये हमने पैरेलल वेक्टर फील्ड ली थी तो रिजल्ट क्या रहा, ये कोऑर्डिनेट फंक्शंस इसके कांस्टेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर फील्ड पैरेलल है तो उसके जो कोऑर्डिनेट फंक्शंस होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और अगर किसी वेक्टर फील्ड के टेंजेंट वेक्टर फील्ड के किसी कर्व पे जो टेंजेंट वेक्टर फील्ड बन रही है उसके जो वेक्टर्स हैं वो
जो उसके यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट हों तो इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल वेक्टर फील्ड है। आगे लेमा है जी, अ कर्व अल्फा इज कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो। यानी अल्फा कोई कर्व है, अल्फा कर्व कांस्टेंट होगी अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो, यानी अल्फा प्राइम जीरो हो तो देखें जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। अब नॉन कांस्टेंट कर्व अल्फा इज अ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। यानी अगर कोई कांस्टेंट कर्व ना हो तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। कांस्टेंट कर्व का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू एक जैसी आ रही है। नॉन कांस्टेंट कर्व अल्फा इज अ स्ट्रेट लाइन इफ एंड ओनली इफ इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। और जो नॉन कांस्टेंट कर्व ना हो, कांस्टेंट कर्व तो है कि उसकी वैल्यू एक ही आ रही है, एक ही नंबर आ रहा है। लेकिन जो नॉन कांस्टेंट कर्व है यानी उसकी वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होगी अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो हो। इसी तरह वेक्टर फील्ड वाई ऑन अ कर्व इज पैरेलल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेरिवेटिव इज जीरो। यानी उसके वेक्टर फील्ड के अगर डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो वो हम कहेंगे वेक्टर फील्ड ये पैरेलल है। क्योंकि पैरेलल वेक्टर फील्ड की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है तो y प्राइम जब कैलकुलेट करेंगे वो जीरो के इक्वल आ जाएगा पैरेलल वेक्टर फील्ड के लिए। इसी तरह अगर कोई वेक्टर फील्ड पैरेलल है तो उसका मतलब है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो जब दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। In each it suffix looks at the Euclidean coordinate functions। यानी इसमें हर किसी के लिए ये जो है हमारे पास उसके लिए हम इसके यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब देखें कंसिडर करेंगे कि पहले अल्फ़ा कर्व लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट फंक्शन अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, तो अल्फ़ा प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा डी अल्फ़ा वन बाई डी टी, डी अल्फ़ा टू बाई डी टी, डी अल्फ़ा थ्री बाई डी टी, और अल्फ़ा डबल प्राइम इसके इक्वल आ जाएगा। अल्फ़ा डबल प्राइम अगर ज़ीरो हो तो इसका मतलब क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा डबल प्राइम अगर ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि ये तभी ज़ीरो हो सकता है जब इसका ये कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो, ये कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो और ये कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो हो। और इसका मतलब यह है कि डी स्क्वेयर अल्फा आई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। जब डी स्क्वेयर अल्फा आई बाई डी टी इज इक्वल टू स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो है तो इसको एक दफ़ा जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखते हैं कि डी अल्फा आई बाई डी टी किसके इक्वल लिखते हैं, सपोज ये क्यू आई के इक्वल है। और फिर जब दोबारा हम उसको इंटीग्रेट करें तो अल्फा आई किसके इक्वल आ जाएगा, पी आई प्लस टी क्यू आई। ये अल्फ़ा वन जब लेंगे तो ये पी वन प्लस टी क्यू वन आ जाएगा, अल्फ़ा टू लेंगे तो ये पी टू प्लस टी क्यू टू आ जाएगा, और अल्फ़ा थ्री लेंगे जो पी थ्री प्लस टी क्यू थ्री, और अल्फ़ा टी को इस तरह लिखा जा सकता है पी प्लस टी क्यू। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फ़ा है ये स्ट्रेट लाइन है। नोट दैट नॉन कांस्टेंसी इम्प्लाइज क्यू नॉन जीरो। नॉन कांस्टेंट का मतलब है क्यू नॉन जीरो है, क्योंकि क्यू आप देखें क्यू जब नॉन जीरो होगा टी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये अल्फा कर्व की वैल्यू चेंज होती जाएगी।